हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्विन मिक्लस्कीज़ मिनिमाइजेशन टेक्निक को कवर करेंगे, विच इज़ आल्सो कॉल्ड टेबुलर मेथड। तो के मैप मेथड के बाद क्विन मिक्लस्कीज़ मेथड भी यूज़ होता है बूलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए। लेकिन हमने देखा था कि के मैप मेथड की कुछ लिमिटेशंस थी, जिसमें हम 4 या मैक्सिमम 5 वेरिएबल की जो एक्सप्रेशंस हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन क्विन मिक्लस्कीज़ मेथड जो है, इसमें हम जो 4 या 5 वेरिएबल से ज़्यादा अगर हमारे पास वेरिएबल्स हों तो उनको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम 4 से कम नहीं कर सकते। तो 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी वेरिएबल्स हों हमारी बूलियन एक्सप्रेशन में, उनके लिए ये मेथड एफिशिएंटली काम करता है। तो ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते जाते हैं और एट द एंड हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाती है। तो क्विन मिक्लस्कीज मेथड हेल्प्स टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन विद मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स हायर देन 4 वेरिएबल्स। तो 4 वेरिएबल्स के लिए हम के मैप को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5 या उससे ज़्यादा के लिए जो है वो कम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ होती जाती हैं। अच्छा जी, अब इसमें 2-3 टर्म्स हम यूज़ करेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो उनको पहले देख लेते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले ये जो नोट्स हैं जो स्कैन करके मैंने यहाँ पर डाले हैं, ये बेसिकली मैंने नोट्स अपने लिए लिखे थे ताकि हम क्लास में वाइट बोर्ड को यूज़ करते हुए इस मेथड को अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन अब चूँकि वाइट बोर्ड नहीं है तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो हैंड राइटिंग के लिए अभी से आप मेरी माज़रत कबूल करें और कोशिश करें इसको अंडरस्टैंड करने की। मैं इसको रीड भी करता जाऊँगा। अच्छा जी, तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है? इम्प्लीकेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ वंस इन अ के मैप। ठीक है, तो सिंपली जो भी एक पॉसिबल ग्रुप बनता है के मैप में उसको हम इम्प्लीमेंट कहते हैं। एंड लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस आर कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, जो बड़े ग्रुप्स हैं उनको प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहेंगे। और उन ग्रुप्स में भी जो ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे के मैप में सिलेक्ट करते थे, तो वो ग्रुप कहलाएगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। If the main term is covered only by one prime implicant, then it is an essential prime implicant. तो जो ग्रुप्स हम बनाते हैं के मैप में, दे आर कॉल्ड essential prime implicants. तो बेसिकली के मैप से जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम essential prime implicants ही फाइंड करते हैं। तो क्विन मिक्लस्कीज मेथड भी essential prime implicants को ही फाइंड करेगा। अब एक एग्जांपल से हम मेथड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ बूलियन एक्सप्रेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मेन टर्म्स। तो यहाँ पर देखें तो हमारा फंक्शन है y a b c d। इसमें 4 वेरिएबल्स हैं a b और c एंड d। और मेन टर्म्स गिवन है 1 0 1 3 7 8 9 11 एंड 15। ठीक है, तो ये जो मेन टर्म्स हैं ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, उनको रेफ़र करती हैं। हम इनको फर्दर बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन की फॉर्म है ये हम ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं, हम इसको यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, इसी को हम यूज़ करते हुए के मैप की सिंप्लीफिकेशन भी करते थे। तो अब देखते हैं क्विन मिक्लस्कीज में क्या करेंगे हम। तो सबसे पहला जो हमें स्टेप परफॉर्म करना है उसके लिए वो ये है, यहाँ पर देखें तो लेट्स से अगर मैं इसको 1 कह देता हूँ तो हमें सारी की सारी मेन टर्म्स को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। ठीक है, तो वी हैव 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी। ए बी सी डी लिखे हमने। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है दैट इज़ 0। तो 0 के लिए जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ 0 0 0 0। उसके बाद 1 है और 1 के लिए हमारे पास 1 0 0 0 1। 3 के लिए 0 0 1 1। 7 के लिए 0 1 1 1। 8 के लिए 1 0 0 0। 9 के लिए 1 0 0 1। 11 के लिए 1 0 1 1 और 15 के लिए 1 1 1 1। ठीक है, तो अपनी सहूलत के लिए ताकि हम इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस को आगे मेथड में यूज़ करेंगे, तो हमने इनको
एक ऑर्डर में लिख लिया है। तो नॉर्मली हमें ऑर्डर में ही गिवन होती हैं, जैसे कि आप 0 1 2 1 3 4 जो गिवन है हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है, तो हमने उनको बाइनरी में लिख लिया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर एक स्टेप 1 है, तो प्री डिफाइंड स्टेप्स नहीं है, ये बात याद रखें कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं या 4 करने हैं, जब तक हमारी टर्म्स या जो असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है वो मिल नहीं जाती हमें, या आगे फर्दर मैचिंग होना बंद नहीं हो जाती, तब तक हम स्टेप्स परफॉर्म करते रहते हैं। तो लेट्स से शुरू करने के लिए हम उसको स्टेप 1 कर देते हैं। अरेंज द मेन टर्म्स in an ascending order based on the number of ones in them। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ वंस होंगे हमारी मिन टर्म में, ठीक है, उस हिसाब से हम इनको ऑर्डर करेंगे। अगर हम नंबर ऑफ वंस नहीं है तो उसमें ज़ीरो हैं, तो उसको हम ग्रुप ज़ीरो कहते हैं। तो नीचे जो टेबल है उसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखें तो हमने लिखा है ग्रुप नंबर, मेन टर्म एंड देन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ए बी सी डी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो ऐसी मेन टर्म्स जिनके अंदर ज़ीरो नंबर ऑफ वंस है, तो वो है सिर्फ ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो को लिख लिया हमने, 0 0 0 0। उसके बाद ऐसी मेन टर्म्स जिनमें सिर्फ एक नंबर ऑफ वन हो या सिंगल वन है, तो वो है हमारे पास 1 एंड 8, इनमें सिर्फ सिंगल वन है। तो 1 लिख लिया, M1 0 0 0 1 एंड M8 1 0 0 0। उसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर 2, ऐसी मेन टर्म्स जिनमें 2 नंबर ऑफ वंस हैं, तो वो है हमारे पास M3 0 0 1 1 एंड M9 1 0 0 1, ठीक है जी। उसके बाद ग्रुप नंबर 3, ऐसी मेन टर्म्स जिनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 3 हों, ठीक है, वो है हमारे पास M7 0 1 1 1 एंड M11 1 0 1 1, ठीक है जी। अब ये जो एंड पर टिक लगी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होगी। उसके बाद फाइनल जो हमारे पास ग्रुप है 4, दैट इज़ M15, उसमें 4 नंबर ऑफ वंस हैं, 1 1 1 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर में ये टेबल क्रिएट कर लिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वंस। ओके, अब इसके बाद हमें अगले टेबल को क्रिएट करना है बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल है उसमें क्या चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद स्टेप 2, नेक्स्ट टेबल के लिए, नेक्स्ट टेबल में हम पिछले टेबल को रेफर करेंगे। कंपेयर द मेन टर्म्स इन सक्सेसिव ग्रुप्स इफ देयर इज अ चेंज इन ओनली वन बिट, then take the pair of those two main terms and place an underscore or dash in different bit positions and keep the remaining bits as they are. Dash means bit is eliminated। अच्छा, अब सक्सेसिव ग्रुप्स में हम नंबर ऑफ बिट्स को कंपेयर करेंगे, और अगर एक बिट का ही डिफरेंस है, एग्जैक्टली 1 बिट का डिफरेंस है, ठीक है, तो उन पेयर्स को हम कंसिडर करेंगे कि वो मैच हो गए हैं, और जो डिफरेंट बिट है उसको एलिमिनेट करके उसकी जगह पर हम डैश ऐड करेंगे। कैसे, अभी देखते हैं। मिसाल के तौर पर इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो सक्सेसिव ग्रुप सबसे पहले देखें तो सक्सेसिव ग्रुप्स का मतलब ये है कि 0 वाले जो हैं वो 1 के साथ कंपेयर होंगे, 1 ग्रुप की जितनी टर्म्स हैं वो 2 के साथ कंपेयर होंगी, 2 वाली 3 के साथ कंपेयर होंगी, 3 वाली 4 के साथ कंपेयर होंगी, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव कंपैरिजंस। अब सक्सेसिव कंपैरिजंस में इस तरह से होगा कि सारी टर्म्स अगली सारी के साथ कंपेयर होगी। अब जैसे कि M0 है तो वो M1 के साथ कंपेयर होगी, फिर M8 के साथ कंपेयर होगी, फिर ये जो M1 है ये M3 के साथ, और यही M1 M9 के साथ, फिर M8 M3 के साथ, M8 ही M9 के साथ,
ठीक है। इसी तरह से M3 7 के साथ, M3 11 के साथ, M9 7 के साथ, M9 11 के साथ इस तरह से कंपेयर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम सक्सेसिव कंपैरिजंस की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो है M0 M1 और M8 के साथ कंपेयर करते हैं। तो लेट्स से M0 को मैं M1 के साथ कंपेयर करता हूँ, तो देखना है कि नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो कितनी सेम है और कितनी डिफरेंट है। तो एग्जैक्टली एक बिट का अगर डिफरेंस है, ठीक है, तो फिर वो हम कहेंगे कि वो मैच हो गई है। तो यहाँ पर देखें तो पहली बिट 0, ये नीचे भी 0 है, 0 0 0 1, और फाइनली देखें तो जो डी वाली बिट है वो ऊपर 0 है और नीचे 1 है। तो एग्जैक्टली 1 बिट का डिफरेंस है M0 और M1 में, ठीक है। तो इनको हम मैच कंसिडर करेंगे। तो जो नई सिचुएशन बनेगी वो 0 0 0 है, और जो एक बिट डिफरेंट है उसकी जगह पर हम डैश ऐड करेंगे। अब देखते हैं अगला टेबल हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अगले टेबल में उसी तरह से सबसे पहले आ गया ग्रुप नंबर। अब यहाँ पर मेन टर्म्स की बजाय हम लिखेंगे मैच्ड पेयर, और आगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वैसी की वैसी ही है। तो जो अभी हमने बिट देखी है जो मैच हो रही हैं दो मेन टर्म्स, वो हैं M0 और M1। तो इनको हम लिख लेंगे M0 डैश M1, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो मैच हुई है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 0 0 0, और जो बिट चेंज है उसकी जगह पर डैश, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर, तो M0 और M1 ये मैच हो गई थी, एक का ही डिफरेंस था, तो हमने M0 डैश M1 लिख लिया, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखें तो 0 0 0, और जो डिफरेंट थी उसकी जगह पर हमने लिख लिया डैश, ठीक है, हाइफन का सिंबल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ABCD। और ये ग्रुप 0 ही है, क्योंकि देखें इस पूरी की पूरी टर्म में कोई भी 1 मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वापस आते हैं ऊपर वाली स्लाइड पे। तो अब देखें तो M0 और M1 मैच हुए थे, तो उनके आगे जो जो मैच होंगे उनके आगे हम एक टिक लगाएंगे, ठीक है। तो टिक आगे हम एट द एंड उसको यूज़ करेंगे। तो टिक का क्या मतलब है, मेन टर्म्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन मैच्ड पेयर, उनको हम टिक करेंगे। तो M0 और M1 मैच हो गई, उनको अगले टेबल में हमने लिख लिया, और उनको हमने यहाँ पर टिक कर लिया। टिक क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी। तो उसके बाद थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टक हो गई थी। तो 0 और 1 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट है M0 और M8। तो इनका कंपैरिजन हम करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो मैं लाइन लगाता जाता हूँ, तो जो कंपैरिजन में आती जाएंगी, तो 0 और 1 ये डिफरेंट है, 0 0 ये भी सेम है, नेक्स्ट 0 0 ये भी सेम है, नेक्स्ट 0 0 बिट ये भी सेम है। तो सिर्फ एक बिट चेंज है पहले वाली, ठीक है। M0 में 0 है और M8 में 1 है, तो ये भी मैच्ड पेयर में आ जाएंगी। तो इनके आगे भी हमने M8 के आगे भी टिक लगा दी, और M0 में ऑलरेडी टिक लगी हुई है। तो जो बिट डिफरेंट है उसकी जगह पर फिर हम डैश ऐड करेंगे, तो इट विल बिकम M0 डैश M8, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा डैश 0 0 0। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास M0 M8, तो इसमें डैश 0 0 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल में ये देखें, ये जो टिक्स लगी हुई है ना, ये अगले टेबल की वजह से लगी हुई है, तो अभी हम ये टिक्स नहीं लगा रहे, ठीक है। उसके बाद अब अगली जो टर्म्स हैं वो कंपेयर होंगी M1 और M3। नेक्स्ट वन M1 M3, इनको अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी 0 है, नीचे भी 0 है, ये भी 0 0, ये 0 1, एक का डिफरेंस आ गया, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट इज़ 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब देखें कि M1 और M3 में भी हमारे पास 4 में से 3 बिट्स जो हैं वो सेम हैं, और सिर्फ एक बिट चेंज है, ठीक है। तो एक बिट चेंज होने की वजह से ये भी मैच्ड पेयर में ऐड हो जाएगी।
तो M1 और M3 यहाँ पर देखें तो M1 और M3 यहाँ पर आ गई। अब इसको हमने ग्रुप 1 में रखा है क्योंकि इस पूरी टर्म में जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें एक 1 होगा। ठीक है, तो डिफरेंस की वजह से न्यू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन विल बिकम 00-1। तो यहाँ पर देखें 00-1 आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दोबारा से हाईलाइट करूँ तो M1 जो है वो M9 के साथ कंपेयर होगी। तो M1 को M9 के साथ अगर हम देखते हैं तो 0 ये 1, ठीक है, ये डिफरेंट हो गई, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद 0 यहाँ भी 0, 0 M9 में 0, 1 और M9 में भी 1। ठीक है, तो 3 बिट्स जो है वो सेम है, सिर्फ एक बिट चेंज है। तो अगर एग्जैक्टली 1 बिट का चेंज हो तो दे आर कॉल्ड मैच्ड पेयर्स। तो इसमें हमारे पास M1 M9 बन जाएगा और जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी -001। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आ गया M1 M9 और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है -001। अब देखें तो M9 भी कंपेयर हो गया तो उसको भी टिक कर लिया, M3 भी कंपेयर हो गया था उसको भी टिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखें तो हमारे पास फाइनली अब हम M8 को M3 के साथ कंपेयर करेंगे। M8 को M3 के साथ कंपेयर किया तो ये एक बिट 1 0 ये चेंज है, 0 0 सेम है, ये 0 1 ये भी चेंज है, 0 1 ये भी चेंज है। तो 1 2 और 3 बिट्स का डिफरेंस है, लिहाजा ये मैच्ड पेयर में शामिल नहीं होंगी। उसके बाद M8 और M9 आपस में कंपेयर होंगी। ठीक है, तो 1 और 1 ये सेम है, 0 और 0 ये भी सेम है, 0 0 ये भी सेम है, 0 1 ये डिफरेंट है। तो 4 में से देखें तो एग्जैक्टली 1 बिट का डिफरेंस है, तो इट विल बिकम 1 0 0 डैश। तो 8 और 9 भी कंपेयर हो गई। तो हमारे पास अगले टेबल में देखें तो हमने 1 ग्रुप में 8 डैश M9 1 0 0 डैश इनको भी ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो अगला ग्रुप है उसका कंपैरिजन होगा और अगले ग्रुप में कंपैरिजन के लिए हमें M3 और M7 को कंपेयर करना है, फिर M3 M11 को, फिर M9 M7 को और M9 M11 को बारी बारी। तो M3 और M9 को अगर मैं देखता हूँ तो 0 0 सेम है, 0 1 डिफरेंट है, 1 1 सेम है, 1 1 सेम है। तो एक बिट का डिफरेंस है, ये सेकंड वाली है। तो M3 और M7 आपस में मैच्ड हो जाएंगे, मैच्ड पेयर में आएंगे। तो इसमें देखें तो 0 1 डिफरेंट है, तो इट विल बिकम 0-1 1। अब इसमें देखें तो 2 1s हैं, लिहाजा उसको हम ग्रुप 2 वाले रो में लिखेंगे। तो ग्रुप 2 में M3 और M7 0-1 1। ठीक है, सिमिलरली M3 M11 भी मैच हो जाएगा, M9 और M11 भी मैच हो जाएगा, M7 M15 M11 और M15 आपस में मैच हो जाएंगे। अब अगले में हमने 3 वाले ग्रुप में ऐड किया क्योंकि यहाँ पर देखें तो दोनों टर्म्स में नंबर ऑफ वंस जो है वो 3 हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने अगले टेबल में देखी हैं टर्म्स, उसमें देखें तो M0 M1 M8 M3 M9 M7 M11 और M15 सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो किसी ना किसी मैच्ड पेयर का हिस्सा है। लिहाजा जो जो टर्म आगे मैच हो रही है या किसी भी एक मैच्ड पेयर का हिस्सा है उसको हम टिक कर लेंगे कि ये कंपैरिजन कंप्लीट हो चुका है या ये मैच्ड पेयर का हिस्सा बन चुकी हैं, इनको हम आगे फर्दर कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसकी बेस के ऊपर अब हमारे पास ये सेकंड टेबल क्रिएट हो चुका हुआ है। अब सेकंड टेबल में हमें अगेन यही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने इस टेबल के लिए किया था। तो इससे अगला टेबल हमारे पास टेबल 3 या स्टेप 3 पे बन जाएगा। तो सेम एज स्टेप 2 अनटिल वी गेट प्राइम इम्प्लीकेंट्स नो फर्दर मैच्ड पेयर्स। तो जब आगे फर्दर मैच्ड पेयर होना बंद हो जाएंगे तो तब तक हम टेबल को क्रिएट करते रहेंगे, अगर फर्दर कंपैरिजंस नहीं हो रहे तो वहाँ पर रुक जाएंगे। तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास M0 M1, अब ये जो पेयर है ये सिंगल मेन टर्म की तरह ट्रीट होगा, ये एक एंटिटी की तरह ट्रीट होगा। तो इसको अगर हम देखते हैं तो M0 M1 इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमें जो है वो M1 और M3 के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा अगले ग्रुप में।
तो इसमें देखें तो 0 0 सेम है, ये भी 0 0 सेम है, 0 और डैश ये डिफरेंट हो गए। अब जो डैश या हाइफन है वो भी बिट की तरह ट्रीट होंगी। अगर ऊपर भी डैश है नीचे भी डैश है तो वो सेम है, अगर डैश या ऊपर 1 है 0 है तो वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखें तो डैश 1 ये भी डिफरेंट है। तो पहले पेयर में ये मैच नहीं हुआ, 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद अब M0 M1 को मैं कंपेयर करूँगा M1 और M9 के साथ। तो इसके लिए देखें तो हमारे पास 0 और डैश, ठीक है, ये एक डिफरेंट आ गया। नेक्स्ट 0 और 0 है, यहाँ भी 0 और 0 यहाँ भी है, और M1 और M9 के लिए यहाँ पर 1 है और ऊपर डैश है। तो 2 डिफरेंट हो गई, लिहाजा ये मैच नहीं हुआ। मैच के लिए एग्जैक्टली 1 बिट का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद इसी को ही मैं M8 और M9 के साथ कंपेयर करूँगा। तो जो सिचुएशन बनती है, लेट्स से 0 और 1 ये चेंज है, उसके बाद 0 0 सेम बिट है, 0 0 ये भी सेम है, और डैश ये भी सेम है। तो अब इसमें देखें तो एक बिट चेंज है, बाकी तीनों सेम है। तो इट विल बिकम, फर्स्ट वन के लिए बन जाएगा डैश 0 0 डैश, ठीक है। तो जो पेयर मैच हुआ है M0 M1 उसको भी टिक कर दिया, M8 और M9 इसको भी टिक कर दिया, और हमारे पास जो अगला मैच्ड पेयर आया अगले टेबल में, ठीक है, ग्रुप 0 के लिए इसमें नंबर ऑफ 1 0 है, तो इट बिकम्स डैश 0 0 डैश, ये वाला, ठीक है। और हमने पहले एक एक मिन टर्म्स थी, अब 2 को मिला के 4 मिन टर्म्स का पेयर हमने लिखा है, ठीक है। तो अगले टेबल में ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे पास है जी M0 को M8 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। M0 को M8 के साथ कंपेयर किया तो पहला डिफरेंट है, दूसरा सेम है, तीसरा डिफरेंट है, तो 2 डिफरेंट हो गए। फिर M0 M8 को M1 और M9 के साथ अगर मैं देखता हूँ तो डैश और डैश सेम है, 0 0 सेम है, 0 0 सेम है, 0 1 डिफरेंट है, ठीक है। तो एक जो है वो डिफरेंट है, तो इट विल बिकम डैश 0 0 डैश, जो आखिरी है वो भी चेंज है। तो M0 M8 M1 और M9, और हमारे पास जो बाइनरी बनेगी रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ डैश 0 0 डैश, ठीक है। तो सिमिलरली M0 M8 के साथ किया तो कोई भी मैच नहीं हुआ। फिर हम M1 M3 को आगे M3 M7 के साथ सबके साथ बारी बारी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो सेम जिनमें एक का एग्जैक्टली 1 बिट का डिफरेंस होगा उनको हम अगले टेबल में लिखते जाएंगे। तो नॉर्मली इस टेबल में देखें तो M0 M1 M8 M9 M1 M9 M0 M9, तो पिछले टेबल की जितनी भी टर्म्स हैं, जितने पेयर्स हैं, वो सारे के सारे मैच होके तो अगले टेबल में आ जाएंगे 1 के डिफरेंस के साथ। अब यहाँ पर देखें तो अब जो अगला टेबल क्रिएट हुआ है उसमें मैच पेयर में देखें तो 4 टर्म्स हैं, और इंटरेस्टिंगली जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस हैं वो भी सेम है। तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि डैश का मतलब है कि बिट जो है वो एलिमिनेट हो गई है। तो अगर हम 0 और 1 को देखें तो 0 में जो दोनों पेयर्स हैं 4 के, उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सेम है। तो अगर हम वो कंपेयर करें अगले ग्रुप के साथ तो डैश टू डैश मैच हो जाएगी, 0 0 भी मैच हो जाएगा, लेकिन 0 डैश और डैश 1 तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 0 और 1 के ग्रुप में कोई मैच नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 के ग्रुप में देखें तो ये भी दोनों ग्रुप्स में जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है। तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि मैच्ड पेयर्स हैं कि नहीं। तो डैश और डैश पहले ही सेम है, 0 और डैश ये डिफरेंट हो जाएगा, डैश और 1 ये भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें भी 2 का डिफरेंस आ गया, तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो जो कंपेयर हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, उनको टिक करेंगे, बाकियों को टिक नहीं करेंगे। अब हम तीनों टेबल्स में देखेंगे जो हमने क्रिएट किए हैं। अब यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि आगे फर्दर मैच्ड पेयर्स जनरेट नहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद अब हम तीनों टेबल्स में देखेंगे कि वो वाली टर्म्स जो कि टिक नहीं हुई उनको हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला टेबल देखते हैं, यहाँ पर देखें तो
ये सारी की सारी टर्म्स किसी ना किसी मैच्ड पेयर का हिस्सा हैं, ठीक है। तो ये सारी टिक हो चुकी हैं, लिहाजा यहाँ से कुछ भी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड टेबल है उसमें देखें तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो टिक नहीं हुई, सारी की सारी यूज़ हो चुकी हैं, तो यहाँ से भी कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। अब इस टेबल में देखें तो यहाँ पर कोई टर्म्स जो है वो टिक नहीं हुई, ठीक है, लिहाजा उनको हम यूज़ करेंगे। आगे फर्दर अब यूज़ कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो जो टर्म्स हैं वो हैं क्या। तो हमने ये बात की थी कि जो हाइफन या डैश आएगी तो इसका मतलब है दीज बिट्स आर एलिमिनेटेड, तो उनको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट ज़ीरो वाला ग्रुप है तो उसमें ए जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, डी जो है वो डैश है वो भी एलिमिनेट हो चुका है, बी और सी रह गए हैं। और बी और सी चूँकि दोनों ज़ीरो हैं तो मेन टर्म्स के लिहाज से बी के लिए कंप्लीमेंट और सी के लिए भी कंप्लीमेंट, तो हमने लिख लिया बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टर्म है इसी ग्रुप के अंदर वो भी वही है, डैश ज़ीरो ज़ीरो डैश, तो ये भी बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट है। तो फिर दो चीज़ें हो जाएंगी ना, हम लिखेंगे बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ठीक है। और हमें पता है कि a प्लस ए इज़ इक्वल टू ए, अगर सेम टर्म आपस में ऐड हो रही हो तो हम उसको वन टाइम लिखते हैं। तो सेम टर्म आपस में अगर एंड हो रही हो या आर हो रही हो तो उसको हम वन टाइम लिख सकते हैं। तो लिहाजा इसी वजह से फिर हमने दो की बजाय एक दफ़ा लिख लिया उसको बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। वन वाले ग्रुप में देखें तो यहाँ पर बी जो है वो ज़ीरो है और डी वन है, बाकी दोनों एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो वी विल राइट बी कंप्लीमेंट डी। अब दोनों सेम है तो हम एक दफ़ा ही लिख लेते हैं। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें देखें तो पहली दो बिट्स एलिमिनेटेड हैं, सी और डी, ये दोनों वन वन हैं तो हम लिखेंगे सी और डी, और ये भी दो दफ़ा हैं तो उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो अब आखिर में जो टर्म्स एलिमिनेट नहीं हुई, ठीक है, बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट डी, सी और डी, दीज आर ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक है। तो ये वो ग्रुप्स हैं जो कि के मैप्स में बन सकते हैं। अब इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन से ग्रुप्स जो हैं वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये तीनों के तीनों एसेंशियल हों, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई ड्रॉप हो जाए वो एसेंशियल ना हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें आगे एक फर्दर टेबल क्रिएट करना है। तो वी विल राइट formulate the prime implicant table, prime implicant in rows while min terms in columns, place cross in cells corresponding to the min terms that are covered in each prime implicant, ठीक है। तो अब हमें ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट डी और सी और डी, इनको रो वाली साइड पे लिखेंगे, और जितनी भी गिवन मेन टर्म्स हैं जो हमें स्टार्ट पे गिवन थी क्वेश्चन के शुरू में वो हम कॉलम की साइड पे लिखेंगे। और फिर देखते हैं कि जो जो कवर हो रही हैं उनकी जगह पर एक्स लिखते जाएंगे और फिर चूज़ करेंगे उनमें से एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो यहाँ तक ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। अब हमें सिंपली जो कवरेज है मेन टर्म्स की वही चेक करनी है टेबल एक बना के। तो टेबल हमने ये देखें तो टेबल बना लिया, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल टू फाइंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो प्राइम इम्प्लीकेंट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं पी आई। तो सबसे पहले हमने जो टर्म फाइंड की है दैट इज़ बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। तो सेकंड रो कॉलम है मेन टर्म्स इन्वॉल्व्ड। तो बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट में देखें तो कौन सी मेन टर्म्स इन्वॉल्व्ड हैं इस पूरी टर्म के लिए। तो देखें M0, M1, M8 और M9। अगर इन सारी की सारी टर्म्स को अगर हम यूनियन करें तो हमारे पास जो यूनिक टर्म्स आ रही हैं वो हैं M0, M1, M8 और M9, ठीक है। तो इनको वो कवर कर रही है ये वाली मेन टर्म। तो हमने देखें तो यहाँ पर M0, M1, M8 और M9 ये वाली टर्म्स यहाँ पर लिख ली हैं, और अगली जितनी भी रोज़ हैं उनमें हम वो टर्म्स लिखेंगे जो कि हमें स्टार्ट पे गिवन थी, जो कि हमें क्वेश्चन के स्टार्ट पे गिवन थी ये वाली, ठीक है। तो वो गिवन टर्म्स हमारे पास हैं, हमारे पास 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11 और
15। ठीक है, तो हम कवरेज के लिहाज से देख रहे हैं तो बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट 3 टर्म्स को कवर कर रही है, सॉरी 4 को, 0 1 8 9। तो 0 के लिए क्रॉस लगा दिया, 8 के लिए क्रॉस, 9 के लिए क्रॉस और 1 के लिए क्रॉस जो कवर हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखें तो दैट वाज बी कम्प्लीमेंट डी। तो ये जो टर्म्स कवर कर रही हैं वो है 1 3 9 11। तो यहाँ पर देखें तो 1 3 9 11 ये दोनों को मिला के तो 1 कवर हो रही है, 3 कवर हो रही है, 9 और 11। ठीक है, उनकी जगह पर क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सी डी। तो पिछले टेबल में देखें तो सी डी जो है वो 3 7 11 और 15 इनको कवर कर रही है ओवरऑल दोनों पेयर्स को देख के। तो 3 7 11 और 15, तो 3 के ऊपर क्रॉस कर लिया, 7 के ऊपर क्रॉस कर लिया, 11 के ऊपर और 15 के ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो हमें कौन सी टर्म्स चूज करनी चाहिए। ऐसी टर्म्स जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो बनेंगे कि जो सारी की सारी मेन टर्म्स को कवर कर रहे हो। अब उसमें देखें तो यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट अगर मैं चूज करता हूँ तो वो 4 टर्म्स को कवर कर रही है, 0 1 और 8 9, उनको मैंने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद अगर मैं सी डी को चूज़ करूं तो उसमें देखें तो वो 3 7 और 11 और 15 को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल टर्म्स हैं 0 1 3 7 8 9 11 और 15। तो बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और सी डी ये दोनों जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं ये दोनों मिलके सारी की सारी मेन टर्म्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, जबकि बी कम्प्लीमेंट डी देखें तो वो 1 और 3 को कवर कर रही है, 9 और 11 को कवर कर रही है। ठीक है, तो 1 और 3 में देखें तो 1 जो है वो ऊपर वाली टर्म में कवर हो रही है, 3 जो है वो नीचे वाली टर्म में ऑलरेडी कवर हो रही है। ठीक है, इसी तरह से 9 बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट में कवर हो रही है और 11 सी और डी में कवर हो रही है। तो हमें वो चूज़ करनी है जो कि मिल के सारी की सारी मेन टर्म्स को कवर कर लें। अगर बी कम्प्लीमेंट डी को चूज़ करेंगे तो वो ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे जिसके ऊपर मैंने लाइन लगा दी। तो सारी की सारी टर्म्स को कवर करती हैं बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस सी डी। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई वो ये है, बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस सी डी। फाइंड द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बाय ऑब्जर्विंग ईच कॉलम if the minimum min terms is only covered by one prime implicant then it is essential prime implicant। तो अब ये तीनों प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं लेकिन बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और सी डी ये दोनों एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। तो जो दरमियान वाला है वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब वेरिफिकेशन बाय यूजिंग के मैप। अब चूंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे तो 4 वेरिएबल्स के लिए हम इजीली के मैप बना सकते हैं, तो हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्म्स गिवन थी वो हैं 0 1 3, उसके बाद था 1 3 7 8 9 11 15। तो 7 8 9 11 और 15 ये के मैप में हम इसको फिल कर लिया। तो हमारे पास ये एक 4 का ग्रुप बन गया, एक 2 ये मिला के और 2 ये मिला के, तो एक और 4 का ग्रुप बन गया। और इनके लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वही आंसर आता है सी डी प्लस बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अच्छा, अब के मैप को देखें तो हम अगर ये देखें तो बी कम्प्लीमेंट डी कहाँ गया। तो बी कम्प्लीमेंट डी अगर हम ग्रुप को कंसीडर करें तो वो ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है टेबल में ब्लैक में जो ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं अगेन उसको डॉट कर देता हूँ। तो ये वो वाला ग्रुप है। ठीक है तो वो प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब ग्रुप बन सकता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जो वंस कवर हो चुके हैं उनको दोबारा से ग्रुप में शामिल कर रहा है। लिहाजा वो प्राइम इम्प्लीकेंट तो है लेकिन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट 2 ही हैं जिनको हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर
करेक्ट हैं बाय यूजिंग क्विन मैक्लस्कीज मेथड। अब क्विन मैक्लस्कीज मेथड का एक फ़ायदा ये है कि जितने भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हों ये उनके लिए एफिशिएंटली काम करता है। अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो हमारे टेबल्स शायद ज़्यादा बन जाएँ, थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाएं, लेकिन मेथड सेम रहेगा। तो यहाँ तक हमने मेथड कवर किया है। ठीक है, जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन टर्म्स होंगी उनको जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें लिखेंगे। उसके बाद पहला टेबल बनाएंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ वंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 0 नंबर ऑफ़ वंस, सिंगल नंबर ऑफ़ वंस, 2 नंबर ऑफ़ वंस, 3 एंड 4। उसके बाद फिर हम मैच्ड पेयर वाला टेबल बनाएंगे। ठीक है, मैच्ड पेयर वाला टेबल इस तरह से बनेगा कि अगर एग्जैक्टली 1 बिट का डिफरेंस है तो देन दैट पेयर इज़ मैच्ड, और जो 1 बिट का डिफरेंस होगा उसकी जगह पर हम डैश लिखेंगे और मैचिंग में जो टर्म यूज़ होंगी उसको टिक करते जाएंगे। ये आगे फर्दर टेबल क्रिएट करते जाएंगे जब तक कि आगे फर्दर मैच्ड पेयर्स बनना बंद नहीं हो जाते। ठीक है, तो हमारी इस एग्जांपल में पिछले दोनों टेबल्स में सारे के सारे जो मेन टर्म्स हैं वो मैच हो चुकी हैं। फाइनली ये टेबल बचता है जिसमें आगे मेन टर्म्स मैच नहीं है, तो यहाँ से हमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स मिल गई, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट डी और सी और डी। तो इन प्राइम इम्प्लीकेंट से हमने असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड की हैं बाय यूजिंग अ टेबल, जिसमें हमने रो वाली साइड पे प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिखे हैं और कॉलम में मिन टर्म्स इन्वॉल्व सेकंड कॉलम, और उसके बाद आगे जितने भी गिवन हमें मिन टर्म्स हैं वो लिखी हैं। तो यहाँ से हमें एक विजुअलाइजेशन जो है वो मिल जाती है कि कौन कौन सी टर्म्स ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स कवर कर रही हैं, और यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी एसेंशियल हैं और कौन सी ओवरलैपिंग है। तो जो ओवरलैपिंग थी उसको दरमियान वाली को हमने इग्नोर कर दिया, और जो पहले वाली प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं उनको हमने पहली बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट डी इसको हमने कंसिडर कर लिया, विच इज़ आवर फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ठीक है, और हमने अपने आंसर को के मैप से वेरीफाई भी कर लिया है। तो अगर आपको डाउट हो और आपके पास 4 वेरिएबल्स या 4 से कम वेरिएबल्स हों और आप क्विन मैक्लस्कीज मेथड यूज़ कर रहे हों, तो हम अपने आंसर को के मैप से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो आंसर फाइंड किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो आज की क्लास में हमने क्विन मैक्लस्कीज मेथड कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्विन मैक्लस्कीज मेथड विद डोंट केयर, क्योंकि हमें पता है कि हम के मैप में डोंट केयर्स को यूज़ करते हुए भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो क्विन मैक्लस्कीज मेथड में डोंट केयर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।